एमिडीन्स। जनरल फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड NH NH2। ये नाइट्रोजन sp2 है और इसका लोन पेयर कैसा है बताओ, डी लोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है? डी लोकलाइज्ड है। और ये डी लोकलाइज होकर कहां पर पहुंचता है? ये पहुंचता है इस वाले N पर। मान लेते हैं ये नाइट्रोजन X और ये नाइट्रोजन Y है, ठीक है ना। X वाला नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। और इसका लोन पेयर कैसा है बेटे, बोलो? लोकलाइज्ड है। और ना केवल इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है बल्कि इसको +m ऑफ Y नाइट्रोजन भी मिल रहा है। क्यों? इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है और इसको दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं, बिल्कुल बाकायदा ट्रांसफर होके +m के थ्रू। तो बताओ कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा, X या Y? X विल बी मच मोर बेसिक एज कंपेयर टू Y। अगर हम इसका एक और एक्सप्लेनेशन देखें, मान लीजिए हमने दोनों ही नाइट्रोजन्स को प्रोटोनेट करवाया, दोनों ही नाइट्रोजन्स को हमने प्रोटोनेशन करवाया, H+ करवाया। ये है नाइट्रोजन X और ये है नाइट्रोजन Y। तो मान लीजिए Y नाइट्रोजन पर हमने प्रोटोनेशन करवाया तो हमें एक कैटायन मिलेगा। आपको तो पता है कि जो नाइट्रोजन प्रोटोनेशन के बाद ज्यादा स्टेबल कैटायन बनाएगा वो करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा। तो ये एक कैटायन में बना जिसको जो स्टेबिलिटी मिलनी है वो मिल रही है यहां पर। अगर हमने प्रोटोनेशन X नाइट्रोजन पर करवाया तो हमें जो कैटायन मिलेगा वो ऐसा होगा, देखो जरा, NH2+। और क्या इस NH2+ को यहां से स्टेबिलिटी मिल जाएगी और क्या एक और RS मिलेगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने वाला है। और ये दोनों एक्चुअली दो इक्विवेलेंट RS होने वाले हैं, ठीक है ना। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कैटायन कब बना, जब प्रोटोनेशन Y पर हुआ या जब प्रोटोनेशन X पर हुआ? दिस इज मोर स्टेबल केस। क्यों? दैट मीन्स विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक, टेल मी? X इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू Y। तो एमिडीन में X नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है गुआनिडीन। गुआनिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेस ठीक है ना, बट इट इज वीकर देन एनी इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिलिक बेस। हाइड्रोक्सिलिक मतलब जिसमें OH ग्रुप हो, जैसे NH4OH को हम बहुत वीक बेस मानते हैं और ये जो गुआनिडीन है वो NH4OH से भी वीकर है। इसका फॉर्मूला है ये। ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यही है, ठीक है ना, गुआनिडीन। 3 इसमें नाइट्रोजन्स हैं, X, Y और Z, ठीक है ना। आप जरा तीनों का डिटेल बताएं। ये sp2 नाइट्रोजन है, क्यों बेटा? लोन पेयर इसका लोकलाइज्ड या डी लोकलाइज्ड? डी लोकलाइज्ड, क्यों बेटा? और इसके लिए बताएं नाइट्रोजन Z के लिए sp2 और लोन पेयर कैसा है भाई? डी लोकलाइज्ड, ठीक है ना। और इसके लिए बताएं sp2 और लोन पेयर कैसा है? ना केवल ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है बल्कि इसको +m ऑफ Y एंड Z भी प्राप्त है। तो क्या X पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन और उनके दो नाइट्रोजनों से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर हम इन तीनों नाइट्रोजनों की बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो क्या ये X जो है वो Y और Z से बहुत ज्यादा बेसिक होगा और Y और Z इक्वली बेसिक होंगे और X से वीक होंगे? क्यों? इसका एक एक्सप्लेनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रोटोनेशन करवा के।
जैसा आप हमेशा करते हो, हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे। मान लेते हैं कि हमने प्रोटोनेशन करवाया एट Y नाइट्रोजन, तो हमें एक कैटायन मिलेगा। इस कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। अगर हम Z पर प्रोटोनेशन करवाएं तो हमें एक कैटायन और मिलेगा जिसकी कुछ स्टेबिलिटी होगी। अगर हमने प्रोटोनेशन X पर करवाया तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखो। अगर हमने X पर प्रोटोनेशन करवाया तो इस तरह का एक कैटायन मिलने जा रहा है NH2+। क्या इस NH2+ को Y से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी +m के थ्रू? तो एक दूसरा कैटायन भी हमें मिलने वाला है फिर, क्यों? इस तरह से क्या इस NH2+ को Z से फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने वाली है +m के थ्रू? तो क्या हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से मिलने वाली है NH2+ डबल बॉन्ड C NH2 और NH2 आधे 3 इक्वल RS इक्विवेलेंट RS, क्यों? तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अब बताओ कौन ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन है X, Y और Z में से? X इज स्ट्रॉन्गर देन Y एंड Z बोथ। ठीक है, समझ आ गई बात? तो गुआनिडीन एक एकमात्र ऐसा बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, जिसमें अगर हम नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन कर दें, नाइट्रोजन X का, तो हमें 3 इक्वल RS मिलने वाले हैं। ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा इनमें से? क्या ये गुआनिडीन डेरिवेटिव है? दिस इज गुआनिडीन डेरिवेटिव। और क्या ये एमिडीन डेरिवेटिव है? क्यों बेटा? एमिडीन डेरिवेटिव। और ये भी एमिडीन डेरिवेटिव है। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन? उसके बाद थर्ड। जब सेकंड और थर्ड दोनों एमिडीन डेरिवेटिव्स हैं तो आपने सेकंड को ज्यादा बेसिक क्यों कहा? CH3 का +I भी तो लग रहा है ना सेकंड में। ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको देखो। बताओ भाई, सबसे ज्यादा बेसिक कौन? फर्स्ट। क्यों? ये गुआनिडीन डेरिवेटिव है। वेरी गुड, ठीक है ना? और दूसरा सेकंड कौन सा डेरिवेटिव है? एमिडीन डेरिवेटिव। इसमें sp2 है। जब sp2 है तो लोन पेयर के बारे में बताओ, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। और इसमें भी sp2 है और लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड। ज्यादा बेसिक कौन होता है, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? ठीक है, तो बताओ अब आंसर बताओ। फर्स्ट इज मोस्ट बेसिक, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। प्लीज नोट। लिखता हूं, अगर ये याद हो जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना?
हमारी नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक बेसिस की लिस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो गुआनिडीन है, आपको पता है। तो गुआनिडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन इट इज एमिडीन विच इज सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजिनस, देन एलिफेटिक एमाइंस। एमंग एलिफेटिक एमाइंस 231 is the order if of course R is not methyl, ठीक है ना। ये एलिफेटिक अमाइंस है। ठीक है ना। इसके बाद फिर आता है अमोनिया, इसके बाद आता है पिरिडीन, इसके बाद फिर आता है एनिलीन, और उसके बाद आता है पायरॉल। पायरॉल इस लिस्ट में वीकेस्ट, और सबसे वीक है एमाइड। एक और ऑब्जर्वेशन है कि अगर पिरिडीन में जरा भी कोई छोटा मोटा भी ERG लगा दें तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा हो जाती है। इनके नाम तो आपको पता ही है, ये है गुआनिडीन, ये है एमिडीन, एलिफेटिक अमाइंस, अमोनिया, पिरिडीन, एनिलीन, एंड दिस इज पायरॉल। ठीक है ना। अमाइड्स आर the weakest nitrogenous bases. Why? Because in case of amides, in case of amides, actually electron density mostly is present with oxygen, which is highly electronegative element. So rather oxygen is the better base as compared to nitrogen in case of amides. What do you say? Oxygen is the better base. तो जहां तक नाइट्रोजिनस बेसिस का सवाल है तो अमाइड्स आर द वीकेस्ट। बात समझ में आई। कहीं कहीं पायरॉल को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा वीक है। इसमें ऑक्सीजन भले ही एक बेसिक सेंटर है, लेकिन नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन के पास ही रहेगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? नाम है प्रोटॉन स्पंज या प्रोटॉन स्पंजेस करके, दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। प्रोटॉन स्पंजेस कोई लिटरेचर का नाम नहीं है, ये इनके निक नेम्स हैं। मतलब जैसे स्पंज वाटर को बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब करता है, वैसे ये प्रोटॉन को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं, बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका, मान लो हमने यहां पर ले लिया डाई मिथाइल, एन डाई मिथाइल यहां पर भी ले लिया, और यहां एक मिथाइल ऑर्थो पर ले लिया। इसी तरह एन डाई मिथाइल यहां पर ले लिया और एक ऑर्थो पर भी ले लिया। तो आप बताओ इसमें SIR भी हो रहा है, और उसके अलावा इन लोन पेयर्स के बीच में लोन पेयर रिपल्शन भी हो रहा है। क्या बेटा? लोन पेयर रिपल्शन भी हो रहा है, और उसके अलावा SIR भी हो रहा है। तो ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है। ऐसे में अगर इस कंपाउंड को एक प्रोटॉन मिल जाता है तो ये उस प्रोटॉन को बहुत तेजी से ग्रैब करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अगर इसने प्रोटॉन को ग्रैब किया, अच्छा SIR से क्या प्रॉब्लम आई है? SIR से प्रॉब्लम ये आई है कि जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो रिंग पर भी नहीं जा सकता, यानी रिपल्शन तो होना ही होना है। क्यों? ऐसे में मान लो एक प्रोटॉन यहां आ जाए और इस पर प्लस चार्ज आ जाए तो दूसरा नाइट्रोजन बल्कि इसको स्टेबलाइज करने लगता है थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? तो ऐसा कोई बेस जो प्रोटोनेशन के बाद एक स्टेबल कैटायन बनाए तो वो बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आई? तो दिस इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
and that's why this is a strong base. ऐसे कंपाउंड को प्रोटॉन स्पंज नाम से ऐसे निक नेम दिया गया है। एक और है इसमें, एक और है, इसका नाम है फिनेंथ्रोलिन। इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है ना, कहीं इसको प्रोटोनेशन करवा दें आप, तो जो दूसरा नाइट्रोजन है वो इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी दे देगा। ठीक है ना, स्टेबिलिटी, स्टेबल ड्यू टू इंट्रा एच बॉन्डिंग, और इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसे कंपाउंड्स प्रोटॉन स्पंजेस के नाम से जाने जाते हैं, जो प्रोटॉन को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इनमें खुद में बहुत अनस्टेबिलिटी है ड्यू टू रिपल्शन। एक हेडिंग लिखता हूं, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। मतलब प्रोटोनेशन क्या होता है, एक मान लो एक एमाइन लिया हमने जो एक नाइट्रोजिनस बेस है और H+ दिया, HCl से दे रहा हूं H+, तो क्या ये H+ इसको इस पे प्रोटोनेशन करके RNH3+ बना लेगा और साथ में Cl-, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बन जाता है। HCl इज एन एसिड एंड अमाइन इज अ बेस, और इनके बीच में जब रिएक्शन हुई तो सॉल्ट बन गया। ठीक है ना, तो हमने कहा कि दिस नाइट्रोजन इज द साइट ऑफ प्रोटोनेशन। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन में बनाऊं कि हमारे अमाइन के पास या हमारे नाइट्रोजिनस बेस के पास दो नाइट्रोजन्स हों और एक ही H+ दिया जाए, तो वो कौन से वाले नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन करना प्रीफर करेगा, जो ज्यादा बेसिक होगा या जो वीक बेस होगा। यानी दोनों नाइट्रोजनों में से कौन सा वाला स्ट्रांग बेस है वो आपको मार्क करना है। ठीक है ना, चलो अगर मैं यहां पर लिखूं कि यहां पर दो नाइट्रोजन लिए गए हैं और HCl लिया गया सिर्फ वन इक्विवेलेंट, that means it gives H+ which is sufficient to protonate only one nitrogen. Then what's your opinion, which nitrogen will be preferably protonated, upper one or lower one? जो ज्यादा बेसिक होगा। तो आप ये कहोगे कि साहब यहां पर सॉल्ट बन जाएगा, क्यों? ये वाला सॉल्ट बन जाएगा। या आप ऐसे करना कि आप इसको मार्क कर देना कि यहां पर प्रोटोनेशन होगा, बाद में इसको पूरा कर लेना। तो क्या मैं इस तरह से दो या दो से अधिक नाइट्रोजनों का सिस्टम यहां बनाऊं, तो आप बता दो कि कौन सा वाला नाइट्रोजन प्रीफरेबली प्रोटोनेट होगा वन इक्विवेलेंट H+ की प्रेजेंस में। चलो मैं लिखता हूं भाई, ठीक है ना। बताओ अगर वन इक्विवेलेंट H+ लिया जाए तो अपर या लोअर? अपर। तो यहां मार्क बना दे रहा हूं, आप पूरा कर लेना। आपको करना क्या है, इसको NH2+ और Cl- बनाना है। ठीक है ना, बोलो लेफ्ट या राइट वाला? समझ गया ना? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जेंटलमैन? इसमें बोलो लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला पिरिडीन है और राइट वाला पायरॉल है। तो पिरिडीन और पायरॉल में ज्यादा बेसिक कौन? पिरिडीन। वेरी गुड। चलो आई कंटिन्यू। आपको तो वैसे ही मार्किंग करनी है बेटे ना।
बोलो अपर वन और लोअर वन, बोलो अपर वन क्यों, टर्शरी है, ठीक है ना। बोलो अपर या लोअर, क्यों अपर, ये भी तो टर्शरी है, SIR की वजह से। वेरी गुड। बोलो लेफ्ट वाला या राइट वाला, राइट वाला। ये कैसा केस है बताओ, एमिडीन का केस है ये, समझ में आ रही है बात। बॉयज अपर या लोअर, लोअर, लोअर क्यों, ये एलिफैटिक है और ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक और एलिफैटिक में कौन सा एमाइन ज्यादा बेसिक होता है, एलिफैटिक। चलो करो, आई कंटिन्यू। ये कौन सा कंपाउंड है, गुआनिडीन। बोलो रिंग वाला या रिंग के बाहर ऊपर वाला, ऊपर वाला। बोलो लेफ्ट वाला, सेंटर वाला या राइट वाला, राइट वाला क्यों, सेकेंडरी है। क्या फार्मूला है एलिफेटिक में, 231। वेरी गुड, समझ में आ रही है बात। बोलो विच वन, अपर वन और लोअर वन, अपर वन। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये अमाइड है, अमाइड बहुत वीक बेस होते हैं, ठीक है ना। अभी बताओ लेफ्ट वाला या राइट वाला, राइट वाला क्यों नहीं, ये एमाइड है, पहचान लेना, ठीक है ना। समझ आ गई बात। गुआनिडीन डेरिवेटिव है ये, यही वाले नहीं पहचान पाओगे फिर हमेशा दिक्कत आएगी। चलो जरा इसमें बताओ, एक लास्ट ये बता दो बस। बताओ लेफ्ट वाला या राइट वाला, हाँ क्यों, हाँ ये कैसा कंपाउंड है, अमाइडीन वाला है ये, समझ गए ना। ये अमाइडीन डेरिवेटिव है, ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन में नहीं पहचान पाओगे तो दिक्कत आएगी। एक फिर आखिरी और कर लो। ये हो जाएगा। नाउ विल गो फॉर फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में किया था। हाँ? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का एक ही फंडा है, स्ट्रांग वाला वीक वाले को उसके सॉल्ट में से बाहर कर देगा, ठीक है ना। एक ही फंडा है, क्या, स्ट्रांग बेस
displaces weak base from the salt of weak base. इसका मतलब रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर वीक बेस प्रेजेंट हो। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के लिए आप देखें, यह है डाई मिथाइल एमाइन और हमने मिथाइल एमाइन की रिएक्शन HCl से करवाकर एक सॉल्ट बना रखा है MEnS3 प्लस Cl माइनस। इसका नाम है मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अगर ये स्ट्रांग होगा तो HCl को निकाल के ले आएगा और MEnS2 को बाहर कर देगा। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूं, इसका HCl निकाल के यहां चिपकाता हूं और आपको बस ये बताना है कि ये संभव है कि नहीं है। MEnS2 बाहर कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर मिथाइल एमीन वीक हो और डाई मिथाइल एमीन स्ट्रांग हो। बताओ कौन सा वीक है, मिथाइल एमीन वीक है या डाई मिथाइल एमीन वीक है? अगर ये वीक बेस है तो ये रिएक्शन फिजिबल। समझ गए क्या? रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर वीक बेस इज प्रेजेंट। तो एक लेफ्ट में बेस प्रेजेंट है, एक राइट में बेस प्रेजेंट है। आपको सिर्फ ये बता देना है कि कौन सा वीक है। जो वीक होगा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, करो, लिखा जाए। ठीक है ना? ये है ट्राई मिथाइल एमीन और ये डाई मिथाइल एमीन का क्लोराइड सॉल्ट। ट्राई मिथाइल एमीन का क्लोराइड सॉल्ट बना दिया और डाई मिथाइल एमीन बाहर निकल गया। विच बेस इज वीकर, ट्राई मिथाइल एमाइन और डाई मिथाइल एमाइन? ये वीक बेस है। ठीक है ना? तो रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। समझ में आ गई बात? मिथाइल एमाइन और एनिलीन का एनिलीनियम आयन बनाया है, एनिलीनियम क्लोराइड। मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बन जाता है और एनिलीन बाहर निकल जाता है। ये फिजिबल है या नहीं है? कौन वीक है, मिथाइल एमीन वीक है या एनिलीन वीक है? अगर एनिलीन वीक बेस है तो रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? ये है ऑर्थोटोलुइडीन और ये है एनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट। हमने ऑर्थोटोलुइडीन का सॉल्ट बनवा लिया है और एनिलीन को बाहर निकाल दिया है। आपको बताना है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी। विच बेस इज वीकर? ऑर्थोटोलुइडीन इज वीक और एनिलीन इज वीक। बोलो, ऑर्थोटोलुइडीन इज वीक। हम लोगों ने बात की है कि एनिलीन के ऑर्थो पर कुछ भी लगा दें, हमेशा ही वो एनिलीन की अपेक्षा वीक होता है। ठीक है ना? तो ये फिजिबल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रांग बेस है। रिएक्शन ऑलवेज गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर वीक बेस इज प्रेजेंट। बोलो, कौन सा बेस स्ट्रांग है? CH3 वाला बेस नहीं, कौन सा वीक है बता दो। CH3 वाला वीक है या CF3 वाला? CF3 वाला वीक है। क्यों? -I की वजह से। ठीक है ना? तो इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। क्यों भाई? फिजिबल हो जाएगी ये रिएक्शन। मिथाइल एमाइन, ट्राई मिथाइल अमोनियम
क्लोराइड, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड और ट्राई मिथाइल अमाइन। बोलो कौन सा एमाइन वीकर है, मिथाइल अमाइन वीक है या ट्राई मिथाइल अमाइन वीक है? बोलो, ट्राई मिथाइल अमाइन वीक है और ये रिएक्शन फिजिबल है। मिथाइल के केस में क्या फॉर्मूला चलता है? बोलो 213। ठीक है।